नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूबर स्टार अवध ओझा की, राहुल गांधी के अरमानों पर पानी फेरते हुए इंडिया गठबंधन की, और पीएम मोदी की दमदार साबित हुई स्मार्ट पुलिसिंग की। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदर्शनकारी किसानों ने रोका दिल्ली मार्च, दलित प्रेरणा स्थल के अंदर करेंगे प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्शकों के नाम का हुआ ऐलान, सीतारमण रूपाणी की मौजूदगी में चुना जाएगा महाराष्ट्र का सीएम। संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार और विपक्ष आए साथ, संविधान पर बहस को लेकर बनी सहमति। बिहार में सीएचओ की परीक्षा रद्द, ईओयू ने 12 सेंटरों पर छापेमारी की, 37 को गड़बड़ी के आरोप में पकड़ा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ टीएमसी का प्रस्ताव पेश। इंडिया ब्लॉक की बैठक में टीएमसी नहीं गई, कहा कांग्रेस सिर्फ अडानी मुद्दे पर अटकी। मां की दुआओं का संग लखनऊ का लाल कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने को तैयार, इसरो नासा ने चुना प्राइम एस्ट्रोनॉट। प्रियंका गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से 15 मिनट तक की मुलाकात। पाकिस्तान पर ट्रंप की पहली स्ट्राइक, 18 अरब रुपए पर शहनवाज का संकट शुरू। गिरावट से उभरकर हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 445 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,250 के पार। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्ट्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूबर स्टार, जिनके वीडियो देखकर लाखों छात्रों के सपने पूरे होते हैं, उन्हीं अवध ओझा सर ने अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब वे सिर्फ शिक्षा की पाठशाला नहीं बल्कि राजनीति की भी क्लास लेंगे। लगता है वो समझ गए हैं कि सिर्फ छात्रों को ही पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, राजनीति की भी क्लास चलानी पड़ेगी। कुल मिलाकर अब ओझा सर की हाथ में कलम की जगह झाड़ू भी दिखने वाली है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अवध ओझा को पार्टी में शामिल करके आप क्या रणनीति बना रही है। तो आपको बता दें, इस वक्त आप पार्टी की छवि तो पहले ही शराब घोटाले और शीश महल के चलते खस्ता है। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को शायद यही समझ आ गया है कि अगर उन्हें अगली बार चुनाव जीतना है तो पार्टी की छवि को सुधारने की सख्त आवश्यकता है। फिर क्या कुछ बड़े चेहरों को लाकर पार्टी को लाइफलाइन दी जा सकती है। वहीं अब अवध ओझा की बात करें तो वे सिर्फ एक ऐसे शिक्षक हैं जिनकी पहचान उनके अच्छे कामों से है। वे अपनी साख और फॉलोइंग के साथ पार्टी में आए हैं, और हां, उनके पूर्वांचल से होने के कारण पार्टी को अब एक नया मोदी मिल गया है, जो शायद चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी का जादू चला सके। मगर ऐसा नहीं है कि ये दाव काम आ पाएगा या नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास पहले भी कई बड़े नाम थे, जैसे प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास, जो एक एक करके पार्टी से ड्रॉप हो गए, यानी पार्टी से चले गए। इसीलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अवध ओझा इस पार्टी ड्रॉप के खेल में भी शामिल होंगे, या उनकी शिक्षा वाला स्टाइल केजरीवाल के राजनीतिक स्टाइल से मेल खाता है। कुल मिलाकर आप पार्टी अवध ओझा को शामिल करके तुरुप का इक्का खेलना चाहती है, मगर ये दाव काम करेगा ये इतना आसान भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल पर इतने आरोप लग चुके हैं, सबसे पहले तो उनको इसका काट खोजना होगा। अवध ओझा युवाओं को टारगेट कर सकते हैं, मगर राजनीति में जन समर्थन का रुख नहीं मोड़ सकते। ऐसे में आगे की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट का। लोकसभा चुनाव के पहले और बाद तक जो इंडिया गठबंधन एकता का दम भर रहा था, वो एक बार फिर बिखरने लगा है। एक बार फिर गठबंधन में गांठ पड़ गई है, और वो भी जग जाहिर हो चुकी है। और अफसोस कि इस बार का भी कारण एक ही है, वो है राहुल गांधी।
राहुल गांधी का एक ही स्टैंड फिर दूसरी पार्टियों को समझ नहीं आ रहा है और एक तरफ राहुल गांधी अडानी अडानी कर रहे हैं तो वहीं इंडिया गठबंधन के बाकी लोग अब इस बार बोर हो चुके हैं अडानी अडानी शब्द सुनने से। खासकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इस मुद्दे में राहुल गांधी से एकदम अलग सोच रखी हैं। इसीलिए टीएमसी ने साफ किया है केवल एक ही मुद्दे की वजह से संसद का समय बर्बाद नहीं कर सकती। वहीं ऐसा नहीं कि टीएमसी पहली बार कांग्रेस का विरोध कर रही है, कई बार पहले भी ऐसे ही विरोध कर चुकी है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने कई बार कांग्रेस को बड़े झटके दिए हैं। 2022 में जब उपराष्ट्रपति चुनाव आया, ममता बनर्जी के खिलाफ जाकर एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन कर दिया, जिससे कांग्रेस में नाराजगी फैल गई थी। वहीं 2024 के चुनाव में ममता ने कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल की एक भी लोकसभा की सीट नहीं छोड़ी थी। इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ और ममता ने इस पर खुलकर कहा कि क्या अधीर रंजन चौधरी गलत हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा स्पीकर चुनाव में भी ममता की पार्टी कांग्रेस से नाराज रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो ममता दीदी ने अपनी पार्टी को हमेशा कांग्रेस से एक कदम आगे रखा है, आज भी वो यही कर रही हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर कई दावे कांग्रेस कर रही है, मगर इंडिया गठबंधन की अंदर की हालत खराब ही है और जैसे ही कोई मुद्दा बड़ा आता है, गठबंधन कई हिस्से में बिखर जाता है, टूट जाता है। अब अडानी के मुद्दे पर ममता बनर्जी का अलग रुख करना फिर नए सवाल भी खड़े कर रहा है। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस पलटवार को कैसे संभालती है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट का। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 59वीं डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट पुलिसिंग का नया फॉर्मूला पेश किया है, जिसके मुताबिक पीएम मोदी ने स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब बताया है कि एस फॉर स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक, एम का मतलब मेटिकुलस यानी कि सावधान, ए का मतलब होता है अडॉप्टेबल, हालात के मुताबिक ढलना, और आर का मतलब होता है रिलायबल यानी कि भरोसेमंद, टी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। ये फॉर्मूला मोदी ने 2014 में गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस में पेश किया था और अब 10 साल बाद इसको आगे बढ़ाते हुए स्मार्ट तरीके से लागू करने की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के खतरे को लेकर पुलिस को भारत की दोहरी एआई का इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया है। उनका कहना था कि साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड जैसे खतरों से निपटने के लिए एआई और नेशनल इंडिया की ताकत को साथ लाना होगा। भुवनेश्वर में हुई 3 दिन की 59वीं कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के डीजीपी और आईजीपी स्तर के करीब 250 अधिकारी शामिल हुए। साथ ही 750 से ज्यादा अधिकारियों ने बैठक में ऑनलाइन शिरकत की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। समापन समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे से निपटने के लिए पुलिस को भारत की दोहरी एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं देखा जाए तो साइबर क्राइम देश में काफी तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में 1776 करोड़ रुपए ठगे गए, जिसमें से 1420 करोड़ रुपए शेयर बाजार के नाम पर ठगे गए। डेटिंग साइटों पर रोमांस के नाम पर 13.25 करोड़ रुपए ठग लिए गए। 2024 की पहली तिमाही में साइबर ठगों ने 7.5 लाख शिकायतों के जरिए 120.3 करोड़ रुपए उड़ा दिए। पीएम मोदी कहीं ना कहीं इस विकराल समस्या को समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग पर जबरदस्त काम किया है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि साल 2013 से पहले तक ऐसी बैठकें केवल सालाना होती थीं, वो भी भारत की राजधानी दिल्ली में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद ये बैठक दिल्ली से बाहर करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कॉन्फ्रेंस अभी तक गुवाहाटी, असम, कच्छ के रण गुजरात, हैदराबाद तेलंगाना, टनकपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात, पुणे महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान में भी की जा चुकी हैं।
कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम मोदी ने स्मार्ट पुलिसिंग फॉर्मूले का विस्तार किया है और ये काफी काम भी आ रहा है। अब देखना यह होगा कि नई चुनौतियां यानी कि साइबर क्राइम के बढ़ते दौर में देश भर के राज्यों की पुलिस कितनी स्मार्ट साबित होती है। आतंकवाद की समस्या और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिशों को पहचान कर उनसे निपटने के साथ ही बड़े पैमाने पर हो रही साइबर ठगी को रोकने की दिशा में एक्सपेंशनल इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी कारगर तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य मिलकर पुलिसिंग को कितना सक्षम बना पाएंगे। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की कुछ खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा आपसे एक बात जरूर कहेंगे। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला और इस्कॉन पर प्रतिबंध की मांग भारतीय उपमहाद्वीप में कट्टरपंथियों के बढ़ते वर्चस्व को दर्शा रहे हैं, जो खतरे की घंटी है। ये घटना न सिर्फ धार्मिक टॉलरेंस की कमी को उजागर करती है, बल्कि क्षेत्रीय शांति और सहिष्णुता के लिए भी एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। ऐसे हमले किसी समुदाय के धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और इसे नजरअंदाज करना इस क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा सकता है। इस माहौल में एकजुटता और सद्भावना की आवश्यकता पहले से ही कहीं ज्यादा महसूस हो रही है, ताकि भारतीय उपद्वीप में धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकारों का सम्मान किया जा सके। मगर ये काम किसी एक दो या अन्य के करने से नहीं होगा। इसके लिए काम सभी को करना होगा, क्योंकि जब तक देश में किसी धर्म के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा तो ये न केवल उस समाज को तोड़ता है, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति को भी खतरे में डाल देता है। ये वक्त है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें और ऐसे कट्टरपंथी ताकतों को हम मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि हम एक मजबूत और एकजुट समाज को आगे बढ़ा सकें। समझना आपका काम है कि वास्तव में क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको और हमें समझना है कि हमें अपने लिए समाज कैसा बनाना है, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और आने वाले समय के लिए। फिलहाल खबरें अब तक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।